नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूपीपीसीएस प्री के लिए घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ का यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको इसका एक पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो जहाँ पर हमने पिछले पार्ट में चीज़ों को छोड़ा था, उसी से आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें कि आप बुक ही ना खरीदें। आज के टाइम पर कोई भी बुक स्टोर हो, हर बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल है, तो बुक अपनी सामने ज़रूर रखें और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताते चल रहा हूँ, बुक में उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले चीज़ों को रिवाइज़ करने की बिल्कुल दिक्कत ना हो और कोई भी परेशानी आपके सामने ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ये जो है पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा 2018 से लगातार संचालित किया जा रहा है। 2018 में इसमें 7,000 गाँवों को, 19 में 17,200 गाँवों को, 2022 में 17,559 गाँवों को इससे आच्छादित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी एसएसजी 2022 की बात करें तो राज्यों और जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको संचालित किया गया है और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2022 वाली, ये 2 अक्टूबर 2022 को जारी की गई है और पूरा सर्वे का काम जो है ये किसने किया है? पेयजल और स्वच्छता विभाग ने। इस पूरे सर्वे में देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 709 जिले और 17,559 गांवों को शामिल किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन तीनों को यहाँ पर इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। पूरे जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है, वो 18वीं है और क्योंकि हम यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जहाँ-जहाँ आपको यूपी का डेटा मिलता है, उसको आप विशेष रूप से याद रखें। यूपी का निकटवर्ती राज्य बिहार इस सर्वेक्षण में 32वें स्थान पर है। आगे देखते हैं 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 बड़े राज्यों में अगर बात की जाए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अंतर्गत तो पहली रैंक मिली है तेलंगाना को, दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो पहले स्थान पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 5 करोड़ दी जाती है, दूसरे स्थान पर 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और तीसरे स्थान पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि किसी भी स्टेट को प्रदान की जाती है। शीर्ष 3 छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है पहले स्थान पर है छोटे राज्यों में, जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से कम है। जिलों की बात करें तो भिवानी जो कि हरियाणा का एक जिला है, ये जिलों में सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर तेलंगाना के ही 2 जिले हैं, जिसमें से पहला है जगित्याल और तीसरा है आपका निज़ामाबाद। ठीक है, तो भिवानी जिले को जिलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ये आप याद रखेंगे। यूपी से जुड़े हुए 2 इम्पोर्टेंट डेटा आप यहाँ से याद रखें। ये जो सर्वे किया गया था तो इसमें लोगों की राय ली गई थी, लोगों का मत लिया गया था। तो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किस स्टेट के लोगों ने किया है? तो यूपी के लोगों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट इसमें किया गया है। किसके माध्यम से? मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से। अगर ज़िले की बात करें तो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाला ज़िला है कानपुर देहात, ये भी यूपी का ही एक ज़िला है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम या रिजल्ट जो हैं वो घोषित किए थे और इसी के साथ में स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो कि इसका दूसरा चरण चल रहा है 2.0, इसकी पहली वर्षगांठ को भी मनाया गया है। पूरे इस सर्वेक्षण में कितने शहरों का आकलन किया गया है? तो ये हैं 4,354। इसमें से छावनी नगर कितने हैं? 62 हैं, यानी जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं और गंगा किनारे बसे शहरों की संख्या है 91। ठीक है? इनको विशेष रूप से आप याद रखेंगे क्योंकि गंगा के किनारे बसे हुए शहरों से जुड़ा हुआ एक डेटा भी आपको आगे इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्वच्छ सर्वेक्षण का यह एडिशन जो कि 7वां एडिशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 6वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आपको पहले ही पता होगा, 2-3 बार से आप इसको देख रहे हैं, तो लगातार इंदौर जो है इस सर्वेक्षण में पिछले 5 बार से शीर्ष पर बना हुआ है और 6वीं बार भी इंदौर को ही सबसे स्वच्छ शहर
घोषित किया गया है। अगर बात करें शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग की जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, तो उसमें इंदौर पहले स्थान पर है, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर है। सभी को आपको इसमें से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 से 10 लाख की जनसंख्या कैटेगरी में तिरुपति जो है पहले स्थान पर है, ठीक है? और यहाँ पर बात करें कि जो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, 382वीं रैंक इस सर्वेक्षण में प्राप्त हुई है। शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर भी इसमें जो है कैटेगरी बाँटी गई है, जैसे कि शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे और शीर्ष 5 राज्यों की बात हम 2 कैटेगरी में करेंगे, 2 अलग-अलग कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन-सी है? ऐसे राज्य जिनमें स्थानीय निकायों की संख्या 100 से कम है और दूसरी कैटेगरी है ऐसे जो राज्य जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 100 से अधिक है। तो 100 से कम स्थानीय निकायों वाले राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यूपी जो है ये 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाली कैटेगरी में आता है और इस कैटेगरी में इसकी जो रैंक है वो 10वीं है। यूपी का डेटा आप याद करते चलें। सॉरी। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहर सूरत, इंदौर और नवी मुंबई इनको प्लैटिनम कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। अलग-अलग कैटेगरी हैं प्रेरक दौड़ सम्मान की, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्ड श्रेणी, सिल्वर श्रेणी, ब्रॉन्ज श्रेणी, कॉपर श्रेणी और ठीक है, तो गोल्ड श्रेणी यानी अनुपम श्रेणी भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो गोल्ड श्रेणी में 86 शहर शामिल हैं, सिल्वर श्रेणी में 121 शहर शामिल हैं, ब्रॉन्ज श्रेणी में 38 शहर शामिल हैं, कॉपर श्रेणी में 13 शहर शामिल हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड या अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले को शामिल किया गया है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। सिल्वर श्रेणी में बात की जाए तो यूपी के 2 शहर शामिल हैं, मथुरा और अमरोहा। इंदौर जो है भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई है, अपनी स्थिति को मजबूत किया है और जो 6 शहर हैं उनको 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों की कैटेगरी के रूप में प्रमाणन मिला है। वे 6 शहर कौन से हैं? सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति। ठीक है। 3 स्टार शहरों के रूप में अगर यूपी की बात करें तो गाजियाबाद और लखनऊ को जो है प्रमाणन दिया गया है। तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसको सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। अब गंगा के किनारे वाले शहरों की कैटेगरी देखते हैं। इसमें से जो आपके ज़िले हैं या जो नगर हैं, उनको 2 कैटेगरी में बाँटा गया है। एक कैटेगरी में आते हैं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर और दूसरी कैटेगरी में आते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का बिजनौर जो है गंगा किनारे वाले नगरों में सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कन्नौज है, तीसरे स्थान पर गढ़मुक्तेश्वर है। तो ऊपर के तीनों स्थानों पर ही यूपी के जो शहर हैं बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर। बात करें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की जो कि गंगा के किनारे हैं, तो उसमें हरिद्वार को सबसे पहला स्थान मिला है। वाराणसी जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो इसमें शामिल है, दूसरी रैंक है इसकी। और ऋषिकेश तीसरे स्थान पर है, प्रयागराज चौथे स्थान पर है, मुंगेर जो बिहार में है ये जो है 5वें स्थान पर है। महाराष्ट्र में एक छावनी है जिसका नाम है देवलाली छावनी। इसको भारत की सबसे स्वच्छ छावनी या सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट घोषित किया गया है। 1 से 10 लाख की जनसंख्या कैटेगरी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में यूपी के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है और यूपी के जो 4 शहर हैं उनका नाम है गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ। ठीक है, गाजियाबाद 12वें स्थान पर है, मेरठ 15वें स्थान पर है, प्रयागराज 16वें स्थान पर है और लखनऊ 17वें स्थान पर है। ये जो है टॉप 20 में शामिल हैं 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में। और इसी श्रेणी में अगर वाराणसी की बात की जाए तो इसको 21वां स्थान मिला है, आगरा को 23वां स्थान मिला है, कानपुर को 29वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में। 27 सितंबर 2022 को यानी 27 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यटन दिवस। ये भी आप याद रखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2022 में 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ये 63वीं रिपोर्ट है पर्यटन सांख्यिकी की, इसको याद रखेंगे। तो ये
रिपोर्ट जो क्या रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है उसको देखते हैं। इसमें रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो थे वो आए थे। और वर्ष 2020 की तुलना में बात की जाए तो 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई है। यानी जितने पर्यटक 2020 में आए थे, 2021 में उससे 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन यानी जहां से सबसे ज़्यादा पर्यटक आए तो उसमें पहला देश है आपका यूएसए। यूएसए से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पर आए हैं। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये तीनों देशों को आप याद रखेंगे। 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य, मतलब गंतव्य का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि भारत से सर्वाधिक लोग किस देश में गए, तो सबसे पहले स्थान पर रहा आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरे स्थान पर यूएसए रहा है, तीसरे स्थान पर आपका कतर रहा है। यानी आने वालों में जो टूरिस्ट हैं तो यूएसए से सबसे ज़्यादा आए हैं, और हमारे देश से जो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा गए हैं वो गए हैं यूएई। विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत हिस्सा 2021 में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब का है 29.22%। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो है आपका आता है, यहाँ से देखेंगे आप तो महाराष्ट्र 17.60%। घरे घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी की बात की जाए 2021 में, सो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु का है 17.02%, और सेकंड रैंक जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है इसमें 16.19% है। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया, और 2023 को जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है वो भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है, ये आप याद रखेंगे। पीएम श्री स्कूल योजना की बात करते हैं। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल्स, इसको मंजूरी प्रदान की है। इसका जो क्रियान्वयन किया जाएगा आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा, यानी 2022-23 से लेकर के 2026-27 के दौरान। पीएम श्री स्कूल जो है छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। और पीएम श्री स्कूल्स योजना जो है ये देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं है, तो उनको मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ना ही आपका समय व्यर्थ करूँगा। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, सौर पैनल्स का यूज़ किया जाएगा, एलईडी लाइट्स का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी, और वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। इस मिशन की परिकल्पना पर जो व्यय जो है निर्धारित किया गया है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। और ये जो मिशन है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। मतलब वर्ल्ड बैंक भी इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, सहयोग कर रही है। नमस्ते योजना की बात करते हैं। नमस्ते योजना विशेष रूप से किससे संबंधित है? ये हाथ से जो गंदगी उठाने वाले कार्मिक होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कोई भी व्यक्ति हाथ से गंदगी नहीं उठाएगा। उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, ठीक है, ये जो है 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी हुआ था। ये अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रख रखाव और हाथ से मैला, मैला का मतलब गंदगी, ठीक है, मल वगैरह जो होता है, तो हाथ से मैला ढोने या नालों और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी भी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा कि जबरदस्ती उसके हाथों से गंदगी उठवाई जाए, चाहे वो सफाई कर्मचारी के रूप में ही काम क्यों न कर रहा हो। ठीक है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर जो हैं मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। तो ये योजना जो है 17 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मशीनीकृत
स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई इसका पूर्ण रूप है। ये योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली एक पहल है। वर्तमान चरण में इस योजना में 500 शहरों को शामिल किया जाएगा और इस योजना पर 2022-23 से लेकर के 25-26 की अवधि यानी 4 वर्ष के लिए 360 करोड़ रुपए का खर्च करने के लिए इसमें जो है अनुमोदन किया गया है, निश्चित किया गया है। नमस्ते योजना के उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख परिणामों को प्राप्त करना है। सबसे पहले तो ये है कि स्वच्छता के कार्य में जो भी लोग लगे हुए हैं, जो कि मतलब जो भी गंदगी है उसको साफ करते हैं, उसके कारण किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो। स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों के द्वारा ही संपादित किए जाएँ, स्किल्ड वर्कर के द्वारा ही संपादित किए जाएँ और जो भी मानव मल पदार्थ होते हैं, वे सफाई कर्मचारी यानी कोई भी सफाई कर्मचारी हो, उसके सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी सफाई कर्मचारी उनके हाथों से अपने हाथों से जो मलमूत्र हैं उनको साफ कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए भी विशेष रूप से यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी, यानी नमस्ते योजना का जो कार्यान्वयन किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। तो जो मॉनिटर करने वाली जो इकाई है, वो है आपकी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई स्थापित की जाएगी, जो कि एनएसके एफडीसी के प्रबंध निदेशक के अधीन होगी। मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा किसका, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम का, उसके अंतर्गत जो है एक यूनिट स्थापित की जाएगी जिसका नाम होगा राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई, जो इस पूरे स्ट्रक्चर के शीर्ष पर बनी रहेगी और पूरी चीज़ों को मॉनिटर करेगी। मंडला जो है पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मंडला जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की जो साक्षरता थी वो कितनी थी, 66.9%। इसमें से पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ये 77.5% थी और महिला साक्षरता आपकी 56.4% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि मंडला की बात हो रही है और मंडला किसका जिला है, ये एक मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता के बारे में भी बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3% है और मध्य प्रदेश की ओवरऑल पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो ये है 78.7% और महिला साक्षरता जो है आपकी 59.2% है। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 73% थी और ओवरऑल पूरे इंडिया की पुरुष साक्षरता दर जो थी 80.9 और महिला साक्षरता दर 64.6% थी। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसमें से 2001-2002 में चालू किया गया सर्व शिक्षा अभियान जो है विशेष अपने आप में अपना स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वयस्क साक्षरता में यानी एडल्ट जो लिटरेसी होती है उसमें ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। समग्र शिक्षा योजना ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू है, अभी भी संचालित है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी है 2020 वाली और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको भी फाइनेंशियल ईयर 2022-27 की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो कि भारत सरकार द्वारा देश में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए संचालित किए गए हैं। स्माइल 75 केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। सबसे पहले जानें कि स्माइल का पूर्ण रूप क्या है। स्माइल का पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसी को स्माइल के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2 उपयोजनाएं शामिल की गई हैं और 2 उपयोजनाओं में से जो पहली योजना है वो क्या है, जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और दूसरा है ऐसे लोग जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं, भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो 2 योजनाएं जो हैं ये स्माइल परियोजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस पूरी परियोजना यानी स्माइल परियोजना के लिए वर्ष 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट जो है वो आवंटित किया है। इस परियोजना को कहाँ से स्टार्ट किया गया? इसको नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 12 अगस्त 2022 को। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लगे हुए व्यक्तियों के पुनर्वास की उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। 75 नगर निगमों में ये योजना संचालित की जाएगी और इसी वजह से इसका नाम स्माइल 75 पड़ा है। इस पहल के उद्देश्य क्या हैं? निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना सबसे पहला मोटिव है इसका।
एक डाटा अगर देखें जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए हैं। इनकी संख्या आंकी गई है लगभग 81,244 और यूपी का स्थान जो है वो सेकंड पे है। ठीक है, भिक्षावृत्ति में सबसे ज़्यादा लोगों के संलग्न रहने वाली कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है और दूसरे स्थान पर आपका यूपी है। यूपी में लगभग 65,835 लोग जो है भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं। हालांकि ये डाटा बहुत कम प्रतीत होता है और आप जो देखते हैं सड़कों पे आजकल उस हिसाब से लगता है कि ये डाटा इसके सापेक्ष बहुत ही कम है। मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसे ही पॉइंट्स की पूछे जाने की संभावना रहती है। मार्च 2023 में महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे। गतिशक्ति विश्वविद्यालय 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है। ये जो विधेयक है लोकसभा के द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया। 16 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और ये विधेयक जो है अधिनियम बन गया। इस अधिनियम में भारत में एक नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गतिशक्ति विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना का प्रावधान है। वर्ष 2022 का ये अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। अगर आपसे पूछा जाए 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है, इसने किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो पहला जो अधिनियम था केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, उसमें इसने संशोधन किया है। 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा जो कि गुजरात में है, इसको गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का कि 2022 का जो अधिनियम आया है, इसके द्वारा किस संस्थान को, ठीक है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय में चेंज किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा, तो वो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान है बड़ोदरा में। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ये जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, इसमें परिवहन से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, बहुविषयक अनुसंधान से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे प्रदान की जाएंगी और ट्रेनिंग जो है लोगों को दी जाएगी। तो इन चीज़ों पर केंद्रित भारत का इस प्रकार का यह पहला अपने आप में यूनिवर्सिटी है, पहला विश्वविद्यालय है। जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर लिए गए हैं। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं और 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल था उसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य थे, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य थे और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य थे। दोनों सदनों को मिलाकर के जो निर्वाचक मंडल तैयार किया गया था उसमें कुल सदस्यों की संख्या 788 थी। तो जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं व्यक्ति के रूप में। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई थी। चुनाव की घोषणा किसने की? लोकसभा के महासचिव। और ये जो है चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किए गए थे उत्पल कुमार सिंह। इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा की थी, परिणाम की घोषणा की थी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था और विपक्ष जो था सब मिलकर के पूरे विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति बन गए, इनके विपक्ष में कौन था? मार्गरेट अल्वा, इनको याद रखेंगे। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की शपथ ली। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये है कौन है। 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ था? किथाना गांव में, जो कि झुंझुनू जिला राजस्थान में पड़ता है। 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता था। 1990 में ये केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी बने थे। 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ये पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया था। बुरहानपुर जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। ये जो मिशन है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। उद्देश्य क्या है कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल की जो है
आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसी को हर घर जल नाम दिया गया है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। अब तक गोवा के 2, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश का 1, जम्मू कश्मीर का 1, पुदुचेरी के 2, पंजाब के 23 और तमिलनाडु के 1 जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। ओवरऑल संख्या की बात की जाए तो 11 अप्रैल 2023 तक देश के 68 जिले जो हैं हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं, राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों ने सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। अब तक उत्तर प्रदेश में 37.35% घरों को जलापूर्ति के लिए नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। तो बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर की बात कर रहे थे हम। बुरहानपुर जो है ये पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। और राज्यों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया। ठीक है, इसके साथ ही दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश। तो जिले की बात की जाए तो बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, राज्य की बात की जाए तो गोवा, और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, इसको जो है हर घर जल प्रमाणित जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, अब आती है बात भारत नवाचार सूचकांक 2021 की। नीति आयोग ने 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के पहले संस्करण को लॉन्च किया था। इस सूचकांक को 2 मुख्य आयामों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। 2 मुख्य आयाम कौन से हैं? एक है इनेबलर्स और दूसरा है प्रदर्शन। इनेबलर्स में क्या आता है? सूचकांक में इनोवेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको इनेबलर के माध्यम से मापा जाता है। और दूसरा जो है आपका आयाम वो है परफॉर्मेंस। किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत जो नवाचार संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं उनके परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 2 आयाम हैं जिसके आधार पर ये जो है सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर के जैसे इनेबलर्स में देखेंगे तो 5 स्तंभ हैं इनेबलर्स के। इसमें मानव पूंजी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से डला हुआ है, तो ह्यूमन कैपिटा। इसके अलावा निवेश हो गया, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा और विधिक परिवेश। तो 5 स्तंभ इसके हो गए इनेबलर्स के, और 2 स्तंभ आपके परफॉर्मेंस वाले के हो गए। तो इस प्रकार से कुल जो है 7 स्तंभ जो है इसमें सूचकांक में आप देखने को मिलेंगे। उपरोक्त 7 स्तंभों को मिलाकर के कुल 66 संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। ठीक है, और 66 संकेतकों में अगर बात की जाए तो जैसे इनेबलर्स जिसमें 5 स्तंभ थे, उन 5 स्तंभों के अंतर्गत जो है 50 संकेतक हैं, और आपके परफॉर्मेंस वाले के तहत में जो है 16 संकेतक हैं। इस प्रकार से 66 संकेतक, संकेतक का मतलब समझ रहे हैं कि जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें से 66 ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर यह सूचकांक जारी किया है, जिनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया। ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है ये किसके द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई? तो इसमें जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल रहा है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, और इन सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी है बड़े राज्य, दूसरी है उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्य, और तीसरी श्रेणी है आपकी केंद्र शासित प्रदेश या शहरी राज्य। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो बड़े राज्यों में बात करेंगे तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पर रहा है, और छत्तीसगढ़ जो है अंतिम स्थान पर रहा है। ये बड़े राज्यों की बात की जा रही है। अब दूसरी कैटेगरी आती है आपकी उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में। तो नवाचार के मामले में मणिपुर जो है उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, पहले स्थान पर रहा है, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं उसमें नागालैंड जो है अंतिम स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर रहा है। और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ सबसे पहले स्थान पर रहा है, और लद्दाख जो है वो अंतिम स्थान पर रहा है। यहाँ पर आप देख, ये पूरी जो है टेबल है आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप पहले ही उसमें देख चुके हैं, फिर भी आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं वो है कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
और उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में बात करेंगे तो सबसे पहले मणिपुर, फिर उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में सबसे पहले चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और गोवा। तो ये तीनों कैटेगरी में अलग-अलग आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में यूपी को जो है 7वीं रैंक मिली है, किसमें? बड़े राज्यों की कैटेगरी में। और पिछले वर्ष इसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो इस साल इसने थोड़ा सा इसमें सुधार किया है। इसी प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रदर्शन घटक के संदर्भ में ये 5वें स्थान पर। जो दो आयाम आपको मैंने अभी बताए थे कि इनेबलर्स और परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो है सूचकांक जारी किया गया है। तो इनेबलर्स वाली कैटेगरी में यूपी का स्थान 11वां है और परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में 5वें स्थान पर है। यूपी का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी के नाम से भी जाना जाता है, ये कितना है? 51,255 2019-20 के लिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो 2022 में भारत की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ये 40 रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कुल मिलाकर के 32 देशों को 132 देशों को शामिल किया गया है और 132 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 40 है। स्कोर कितना है इसका? 36.6 है। ये 2022 के लिए है। अगर बात की जाए 2021 के लिए तो 2021 में भी भारत इसमें जो है 132 देश शामिल किए गए थे। रैंकिंग जो थी इंडिया की वो 46वीं थी। इस वर्ष जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। ये याद रखेंगे। 16 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, शिलान्यास इसका 29 फरवरी 2020 को ही हो गया था। उद्घाटन कब हुआ है इसका? 16 जुलाई 2022 को। कहाँ से हुआ है? जालौन जिले की तहसील, औरई तहसील जो है उसमें एक गांव पड़ता है कैथरी, वहां से इसका उद्घाटन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीईआईडीए द्वारा किया गया है। कुल अनुमानित लंबाई जो है इसकी 296.070 किलोमीटर है और इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की जो लगभग लागत है वो 14,850 करोड़ रुपए है। भविष्य में इसको 6 लेन बनाने का भी प्लान जो है बनाया जा रहा है। इसका प्रारंभिक स्थान, ये आप याद रखेंगे पॉइंट, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जनपद चित्रकूट में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 पर भरतकूप के निकट, और कहाँ पे ख़त्म होता है? इटावा जनपद के कुदरेल ग्राम के निकट। तो ये स्टार्ट होता है चित्रकूट जिले से, ख़त्म होता है इटावा जिले पर। ये एक्सप्रेस 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर के गुजरता है। ये याद रखेंगे, 7 जिलों से होकर के जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ये गुजरेगा। गौरतलब है कि एक्सप्रेस वे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं? बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर। 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, ये आप भी याद रखेंगे। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2022 की बात करते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी 29 सितंबर 2015 से। पहला संस्करण इसका 2016 में जारी हुआ। NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 7वां संस्करण जो है 2022 में जारी किया गया है। इसमें 4 श्रेणियों, जिसमें से पहली श्रेणी है आपकी समग्र यानी ओवरऑल, दूसरी है कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही 7 विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आपकी मेडिकल हो गया, ठीक है, वास्तुकला, दंत चिकित्सा, इसमें भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई थी। 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंक प्रदान की गई है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी हो सकती हैं। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की है और इसमें 10 स्थान प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 जो हैं, टॉप 10 जो संस्थान हैं, उसमें सबसे पहला स्थान IIT मद्रास का है चेन्नई में। और यूपी का जो है इसमें एक संस्थान है जो कि
टॉप 5 में आता है आपका आईआईटी कानपुर, ये याद रखेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संस्थानों की संख्या इसमें 8 है, जिसमें से सबसे ऊपर है आईआईटी कानपुर। ओवरऑल रैंक आईआईटी कानपुर की 5 है। और समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थानों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आईआईटी कानपुर पहले स्थान पर है। ओवरऑल ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर देखा जाए यूपी के संस्थानों में तो बीएचयू है। ओवरऑल रैंकिंग बीएचयू की 11वीं है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर पहले स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग विषय में अगर देखी जाए तो पहले और दूसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली हैं। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट वाले जो कॉलेज हैं उसमें देखा जाए तो आईआईएम अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और आईआईएम बेंगलोर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तुकला या आर्किटेक्चर में बात करें तो इसमें जो शीर्ष 3 संस्थान हैं उसमें से पहला है आईआईटी रुड़की, दूसरा है एनआईटी कालीकट या केरल और आईआईटी खड़गपुर। ये 3 स्थान हैं आर्किटेक्चर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को नई दिल्ली में जो है इसको चिकित्सा विषय में पहले स्थान पर रखा गया है। मेडिकल फील्ड में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी विषय में पहला स्थान बात करें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली को और दूसरा स्थान जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा की बात करेंगे तो इसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को पहला स्थान मिला है। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया है जो एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 3 और एसडीजी 5 से संरेखित है। मैंने आपको सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताया था, जो प्रीवियस पेपर हम कर रहे थे उसमें सारे के सारे सतत विकास लक्ष्यों को हम देख चुके हैं। और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न 2000 जो मतलब पिछला जो पेपर हुआ है 2022 वाला उसमें भी पूछा गया है। तो एनएफएसए जो रैंकिंग है, ये सूचकांक जो है ये प्रमुख रूप से 4 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें एसडीजी 1 जो पहला गोल है, एसडीजी 1 वो क्या है, गरीबी की समाप्ति। दूसरा वाला जो है वो भुखमरी से संबंधित है। तीसरा वाला जो है वो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा हुआ है। और 5वां जो है ये लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इन 4 चीज़ों पर ये जो है अलाइंड है, इन 4 चीज़ों पर बेस्ड है जो रैंकिंग सूचकांक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एनएफएसए। 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक का यह पहला एडिशन है, पहली बार इसको जारी किया गया है। तो सामान्य श्रेणी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर की बात करेंगे तो उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पर है। अंतिम 5 में आते हैं आपके गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। दादरा और नगर हवेली दमन दीव को दोनों श्रेणियों, चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए या अन्य क्षेत्रों के लिए बात की जाए, तो शहरी क्षेत्रों में इसको नगद हस्तांतरित श्रेणी और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी श्रेणी में शामिल किया गया है। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बिहार राज्य ने 0.783 स्कोर के साथ में 7वां स्थान प्राप्त किया है। विशेष श्रेणियों में, विशेष श्रेणियां कौन सी हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या हिमालयी राज्य हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, इससे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर की बात करेंगे तो सबसे पहला स्थान त्रिपुरा का है विशेष श्रेणी वाले राज्यों में। दूसरी रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की है, तीसरी सिक्किम की है। व्यापक राष्ट्र स्तरीय सूचकांक की बात करें तो इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 ये जो प्रभावी हुआ था 5 जुलाई 2013 से, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर, मतलब ऐसे मूल्यों पर जिनको वह वहन कर सकें, अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित की जाएगी। पात्र व्यक्ति प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न
जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त करेगा। बात करते हैं 16वें राष्ट्रपति चुनावों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 62 में यह प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है और आर्टिकल 54 जो है ये राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है उसका प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें रहते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को कब से इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? 17वें संविधान संशोधन 1992 से। मनोनीत सदस्यों की अगर बात करें, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, यानी मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किस पद्धति के अनुसार होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और निर्वाचन जो होता है उसमें जो वोट डाले जाते हैं वो प्रक्रिया होती है गुप्त मतदान की प्रक्रिया। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद में 2 वैध प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे। तो इसमें से वर्तमान में जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू थी, ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जो है राष्ट्रपति के जो है वैध प्रत्याशी के रूप में थे। तो 2 ही प्रत्याशी थे जिसमें से द्रौपदी मुर्मू अंततः भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो 64.03% इनको प्राप्त हुआ था। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ये संथाल जनजाति से रिलेटेड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली व्यक्ति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में यह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और द्रौपदी मुर्मू इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति पर आसीन होने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं, यानी 64 वर्ष इनकी उम्र है। 64 वर्ष की उम्र में इनको भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया है। और इससे पहले कोई भी व्यक्ति इस उम्र तक राष्ट्रपति नहीं बना था। 2015 से 2021 तक वे झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। पुल्लमपारा जो है ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत बन चुकी है। डिजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार के द्वारा। ये योजना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है। हाल ही में पुल्लमपारा जो है आपको पता ही है डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत इसको घोषित किया गया है। ये घोषणा किसने करी है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा। और केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में ये ग्राम पंचायत स्थित है, ये याद रखेंगे यहाँ से। केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के-फोन परियोजना की शुरुआत की गई है। के-फोन लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। मतलब इसकी अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है, क्योंकि इसने के-फोन लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। केरल देश का ऐसा पहला स्टेट है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2017 में एक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है उसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है केरल सवारी।
केरल सवारी क्या है? ये एक प्रकार की ऑनलाइन टैक्सी सेवा है जो केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा जो है वो केरल सवारी है, ये आप याद रखेंगे। अग्निपथ के बारे में बात करते हैं। एक नई रक्षा भर्ती योजना है जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की, जिसका नाम है अग्निपथ। इस योजना के तहत जो युवा चुने जाएंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है, ये केवल जो आपके सैनिक होते हैं उनके लिए ही लागू की गई है। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन के पात्र होंगे और वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई थी, क्योंकि कोविड की वजह से जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी, इस वजह से जो अधिकतम आयु सीमा थी उसमें छूट दी गई थी, उसको बढ़ा दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार ही इसमें आवेदन के पात्र होंगे। भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होगा, 4 वर्षों की सेवा होगी इनकी और 4 वर्षों की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे ही 4 वर्ष की उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जरूरी नहीं है कि सभी को स्थायी रूप से जो है सेना में शामिल कर लिया जाएगा। उसमें से केवल 25% अग्निवीरों को ही नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा, लेकिन आवेदन सभी कर सकते हैं। उसमें कुछ उसके मानदंड रखे जाएंगे, उन पर जो खरा उतरेगा उनमें से 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में नामांकित कर दिया जाएगा। ये योजना किसके उद्देश्य से इसको लागू किया गया है, तो रक्षा बजट का सबसे पहले बोझ जो है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा उभरते नए खतरों से निपटने में देश की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसको प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा इसका एक और मोटिव है कि जो रक्षा बल हैं, हमारे सशस्त्र बल हैं, उनकी जो औसत आयु है उसमें कटौती करना भी इसका उद्देश्य है। यानी वर्तमान में जो औसत आयु है भारतीय सशस्त्र बलों की वो 32 वर्ष है और ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन से जो सशस्त्र बल हैं उनकी औसत आयु में 4-5 वर्ष की जो है वो कमी हो जाएगी। 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि का पैकेज का जो है भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और सेवा निधि जो होगी उसमें अग्निवीरों का अपना जो योगदान रहेगा, इसके अलावा केंद्र सरकार भी उसमें उसी के बराबर कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो सेवा निधि पैकेज है उसमें अग्निवीर और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। सेवा निधि कितनी निर्धारित की गई है? 11.71 लाख रुपए। इसको आयकर से छूट भी प्रदान की गई है। अब यहाँ पर अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए, मतलब जिस अवधि के लिए वे सेना में कार्य करेंगे यानी 4 सालों के लिए, तो 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी उनको प्रदान किया जाएगा। मतलब इसका मतलब यह है गैर अंशदायी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो है अग्निवीरों को नहीं देना पड़ेगा और पूरी कार्यावधि के दौरान कोई भी अगर कैजुअलिटी होती है तो 48 लाख रुपए का उनका जो बीमा है वो उनको प्रदान किया जाएगा। 28 मार्च 2023 को आईएनएस चिल्का ओडिशा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। यानी इसका पहला बैच जो है वो कहाँ पे उसको पासिंग आउट परेड उसकी कराई गई है, तो ये आईएनएस चिल्का ओडिशा में। अब यहाँ पर अलग अलग जो राज्य हैं या केंद्र सरकार है उनके द्वारा अग्निवीरों के लिए जो दिए गए हैं, कुछ प्रोत्साहन दिए गए हैं, प्रमोट किया गया है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही 4 वर्ष की सेवा उनकी समाप्त हो जाएगी तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो होते हैं, सीएपीएफ होते हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, या असम राइफल जो है, इसमें अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा है गृह मंत्रालय ने कि सीएपीएफ या असम राइफल में भर्ती के लिए जो निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है वो 3 वर्ष की छूट उसमें दी जाएगी। जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो भी 4 वर्ष की सेवा करने के बाद में, अग्निवीर की सेवा देने के बाद में अगर सीएपीएफ या असम राइफल में भर्ती होना चाहता है तो अधिकतम आयु सीमा में उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष की थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के साथ में अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद में उन्हें मर्चेंट नेवी में विभिन्न भूमिकाओं में अवसर प्रदान करने के लिए 6 आकर्षक
सेवा योजनाओं की घोषणा जो है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने करी है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अग्निवीरों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा करके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जनरली 10th पास जो है वो अग्निवीर जाएंगे तो उनकी एजुकेशन इंटरप्ट हो जाएगी बीच में। तो सरकार ने ये सोचा है कि उनकी एजुकेशन बीच में इंटरप्ट ना हो, इस वजह से उनको जो है किसके द्वारा, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। असम सरकार ने कहा है कि राज्य के स्थायी निवासी प्रत्येक अग्निवीर को, जो कि असम सरकार यानी असम राज्य के होंगे, उनको राज्य पुलिस बलों में नौकरी देने का वादा किया है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का वादा किया है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकार की, तो इन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे, जो 4 साल की सेवा करने के बाद में वापस लौटेंगे, उनको राज्य के जो पुलिस बल हैं उनमें भर्तियों में उनको पहले क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा के बारे में बात करते हैं। नवंबर 2021 में एक ऐसा ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। भारत गौरव ट्रेनों का उद्देश्य क्या है? ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थान जो हैं उनको दिखाना, उनको प्रदर्शित करना। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश, जो कि एक केंद्र सरकार की पहल है, इसको बढ़ावा देने का काम करेगी। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर, जो कि उत्तरी तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच में इसको स्टार्ट किया गया है। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य वापसी यात्रा का संचालन किया गया। 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। ठीक है। रामायण सर्किट पर इस ट्रेन के संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर, नेपाल को भी इसी रूट में कवर किया जाएगा। 21 मार्च 2023 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को आच्छादित करेगी। इसके अलावा 20 मई 2023 को पूर्वी भारत की प्रथम भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन कोलकाता से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर रवाना की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन से जुड़ी हुई कुछ अन्य योजनाएं या पहले हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में इसको लाया गया था। प्रसाद योजना 2014-15 में आई और देखो अपना देश पहल ये 2020 की पहल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। और भारत के सड़क नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वो भारत का है। इसकी लंबाई 63.72 लाख किलोमीटर है। 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। परियोजना का कार्यान्वयन NHAI और राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये जो सड़क बनाई गई है सबसे लंबी NH53 पर महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिलों के बीच में बनाई गई है। NH53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण लगातार काम करते हुए 105 घंटे 33 मिनट में किया गया। इससे पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण का रिकॉर्ड दोहा, कतर के नाम पर रहा था। 2019 में जो है इन्होंने जो ये रिकॉर्ड जो है हासिल किया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। पहला संस्करण इसका 2019 में जो है 7 जून को, जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस पर जारी किया गया था। 7 जून 2022 को बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है। ये इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 प्रमुख मानकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। वे 5 मानक कौन-कौन से हैं? मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण और आधारभूत संरचना और निगरानी, और उपभोक्ता सशक्तिकरण। ठीक है, ये 5 मानकों के आधार पर इस जो है सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो बड़े राज्यों में पहला राज्य है आपका तमिलनाडु, जिसको पहली रैंकिंग मिली है। दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अब इसके बाद में छोटे राज्यों की अगर बात की जाएगी, छोटे राज्यों की बात की जाएगी तो गोवा जो है छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, सिक्किम तीसरे स्थान पर है। बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग 16वीं है और अंतिम स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है। यूपी की बात करेंगे बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 54.5 अंकों के साथ में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में 21 अंकों के साथ में अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। और शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहला स्थान जो है किसका है? जम्मू कश्मीर का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अंतिम स्थान पर जो है वो आपका लक्षद्वीप है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। एयर स्पोर्ट्स जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं, जैसे एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और स्काई डाइविंग। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु से जुड़े हुए खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने के लिए एक योजना या खाका तैयार किया गया है। इस नीति के अंतर्गत कुछ खेल हैं जिनको वायु खेलों में शामिल किया जाएगा, जैसे एरोबेटिक्स, ठीक है, एरो मॉडलिंग, मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पावर्ड विमान और रोटरक्राफ्ट। ये कुछ प्रमुख खेल हैं जिनको वायु खेलों के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी, जिसमें सर्वोच्च शासी निकाय कौन होगा? एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ASFI। ठीक है, ये इसका क्रियान्वयन इसी के द्वारा किया जाएगा। और एयर स्पोर्ट्स में कुछ प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो पहले हैं, इसमें से सुश्री शीतल महाजन का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग जो है की थी, और फ्री फॉल जंपिंग करने वाली ये पहली महिला के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरी एयर स्पोर्ट खिलाड़ी हैं सुश्री रोहिल थॉमस। इन्होंने उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया था, और 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। दोनों ही लोगों की बात की जाए, चाहे सुश्री शीतल महाजन की या फिर रोहिल थॉमस की, ये दोनों को ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड की ये विजेता हैं। सिक्किम की राज्य तितली का दर्जा दिया गया है ब्लू ड्यूक तितली को। वन एवं पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित करने के लिए नामित किया है। 2 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक है ब्लू डूक और एक है आपकी कृष्णा पीकॉक। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू डूक को 57% वोट मिले और कृष्णा पीकॉक को 33% मत प्राप्त हुए। ब्लू डूक नाम जो है इसको यूरोपियों के द्वारा दिया गया है। ये एक ऐसी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में इससे मिलती जुलती एक प्रजाति पाई जाती है, यूथेलिया डूडा, द ब्लू डचेज इसको कहा जाता है। ऐसी ही एक प्रजाति यूथेलिया एम्प्लीफेशिया भूटान में भी पाई जाती है। ब्लू डूक का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बारसोना दुर्गा है। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उप प्रजातियां भी हैं। किसकी? ब्लू डूक की। तो पहली इसकी कौन सी उप प्रजाति है? ब्लू डूक और स्प्लेंडेड ब्लू डूक। ठीक है, ये दोनों जो है इसकी उप प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। हिमालयन ब्लू डूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित है।
ठीक है, तो ये अनुसूची 2 में संरक्षित है, हिमालयन ब्लू डूक और स्प्लेंडेड ब्लू डूक ये जो है अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। दोनों ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर जो आपको सूची दिखाई दे रही है, अन्य राज्यों की कुछ प्रमुख तितलियों के नाम हैं। हालाँकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो ब्लू डूक सिक्किम की अभी लेटेस्ट में इसको राज्य तितली का दर्जा दिया गया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन फिर भी नाम इनको एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र में जो है ब्लू मॉर्गन तितली, ये महाराष्ट्र की है। तमिल योमिन ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कॉमन पीकॉक ये उत्तराखंड में पाई जाती है। सह्याद्री बर्डविंग ये कर्नाटका में पाई जाती है। इसके अलावा मालाबार बैंडेड पीकॉक या बुद्धा मयूरी इसको कहा जाता है, ये केरल की है। कैसर ए हिंद तितली अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और मालाबार ट्री निम्फ ये जो है गोवा में पाई जाती है। दिल्ली हवाई अड्डा जलविद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया गया था। और क्योंकि अब इसको जलविद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरीके से जलविद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और इसकी जो भी विद्युत मांग है, उसका 94% तक की जो आपूर्ति है, वो जल विद्युत संयंत्र के द्वारा की जा रही है। बाकी की जो 6% आपकी विद्युत मांग है, उसे सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा किया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइड पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। वर्ष 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना था, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत चरण लेवल 4 जो है उसको प्राप्त हुआ था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा था। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, ये जो है इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी है। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये भारत का जो है पहला हवाई अड्डा बना था। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हो चुका है 15 जुलाई 2022 को। ये किस किस के बीच में हस्ताक्षरित हुआ है? असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच में। इन दोनों सरकारों के बीच में लंबे समय से एक सीमा विवाद था। उसके समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र जो है हस्ताक्षरित किया गया है। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और ये जो हस्ताक्षरित किया गया है पूरा घोषणा पत्र, ये जो है किससे रिलेटेड है? इन दोनों स्टेट्स के बीच में 123 गांवों को लेकर के सीमा से जुड़ा हुआ एक विवाद चल रहा था। उसको कम करने के उद्देश्य से ये घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। तो 123 गांव जो कि विवादित थे, इनमें से इनकी संख्या को घटा करके 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। 37 गांवों के बीच में जो विवाद चल रहा था, उस पर दोनों राज्यों ने अपनी यह सहमति प्रदर्शित की है कि अब इससे जुड़े हुए विवाद जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 28 गांव जो थे जिन पर विवाद चल रहा था, वो उसी के पास रहेंगे। 3 गांव ऐसे थे जिनके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दावा जो है अपना वापस ले लिया गया है। तो अब जब अरुणाचल प्रदेश ने अपना दावा वापस ले लिया है, तो वे असम के पास रहेंगे। 6 गांवों की स्थिति असम में प्राप्त नहीं हो सकी है, क्योंकि वो असम की जो है क्षेत्र में नहीं आ रहे थे। तो ये 6 गांव जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, तो ये उसी के पास रहेंगे। दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। और ये जानना जरूरी है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। दोनों की जो सीमाएं स्टेट्स की, वो लगभग 804 किलोमीटर लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई जानकारी, भारत जापान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 20-21 मार्च 2023 के बीच में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा, ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। और 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन ये मार्च 2022 में आयोजित किया गया।
वर्ष 2022 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है और 2023 में भारत एक तरफ, जैसे कि आपको पता ही होगा, G20 का अध्यक्ष है, तो जापान जो है G7 का अध्यक्ष है 2023 के लिए। दोनों राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 के दौरान दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें भारत और जापान के राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख जो हैं वो शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2023 ये हिरोशिमा, जापान में आयोजित होगा। जापान इसकी मेजबानी कर रहा है। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। ये हो गई भारत जापान से जुड़ी हुई जानकारी। अब भारत ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई जानकारी देखते हैं। 8 से 11 मार्च 2023 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। ये जो है एंथनी एल्बनीज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। 8 मार्च 2023 को होली के दिन एल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद, गुजरात पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज की। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में नई दिल्ली में पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। वे 4 दस्तावेज कौन से थे? ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, खेलों में सहयोग से जुड़ा हुआ समझौता, इनोवेशन में एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के बीच में जो समझौता पत्र है उससे जुड़ा हुआ। और चौथा है आपका 2 कार्यबल, पहला है आपका सोलर टास्क फोर्स और दूसरा है हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना से जुड़े हुए। ये 4 मुद्दों पर जो है दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ है। मार्च 2023 को 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये दोनों देशों के बीच में छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि डीकिन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है, इसने भारत में अपनी शाखा खोलने का निर्णय लिया है और ये भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा और इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ECTA का मतलब ही है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अलायंस। ठीक है, ध्यातव्य है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी की चीज़ नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ में भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुँच प्राप्त होगी। भारतीय वस्तुएं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या की जाती हैं, निर्यात की जाती हैं, तो उन पर जो है सीमा शुल्क जो है वो 0 लगेगा। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है ECTA के लागू होने के साथ ही। ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि की पढ़ाई के बाद में कार्य वीजा उपलब्ध कराएगा। मतलब जो भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जैसे ही पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, तो पढ़ाई समाप्त होने के 4 वर्ष तक कार्य करने के लिए एक वीजा जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा भारतीय छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। भारत भूटान 3 से 5 अप्रैल 2023 के बीच में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की और भारत जो है भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग के लिए सहमत हो गया है। भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो किया गया है। इसकी क्षमता है 720 मेगावाट। भूटान में भारत के सहयोग से ही अन्य प्रमुख परियोजनाओं के नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे। पोनात सांगछू एक जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसके अलावा पोनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना,
खोलोंगछू जलविद्युत परियोजना और चुंगखा जलविद्युत परियोजना, ये भारत के सहयोग से भूटान में स्थापित की हुई जलविद्युत परियोजनाएं हैं। भारत एवं भूटान के बीच में एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। ये जो रेल लिंक है कोकराझार असम को भूटान के गेलेफू से जोड़ेगा और भारत और भूटान के बीच में ये पहला रेल लिंक होगा। भारत और इटली 2 से 3 मार्च 2023 के बीच में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की राजकीय यात्रा पर जो है रही थी। उनके साथ में इटली की उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी भी रही थी। इससे पहले 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कॉन्टे ने भारत का दौरा किया था। मेलोनी जो हैं 8वें राइसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत और इटली के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं उनकी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत और जर्मनी 25 से 26 फरवरी 2023 के बीच में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इन जो आप इनके प्रशासकों के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी राष्ट्राध्यक्षों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से याद करते चलें। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि लगातार कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपसे यही पूछ लिया कि जर्मनी की चांसलर कौन है, तो ओलाफ शोल्ज। वर्तमान भूमिका यानी जर्मन चांसलर के रूप में शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा थी। हालांकि इससे पहले भी जो है ओलाफ शोल्ज भारत की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जर्मनी के चांसलर के रूप में उनकी यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इससे पहले 2012 में वे हैम्बर्ग शहर के मेयर थे जब भारत आए थे। भारत और मिस्र से जुड़ी हुई चीज़ें 24 से 27 जनवरी 2023 के बीच में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। 2023 में भारत और मिस्र के बीच में राजनयिक संबंधों के जो स्थापना थी उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 22-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम ब्राइट स्टार है, उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत बांग्लादेश के बारे में बात करें तो 5 से 8 सितंबर 2022 के बीच में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये भारत की राजकीय यात्रा पर रही थी। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और कुशियारा नदी जो है ये बराक नदी की एक ब्रांच है, ये असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण भी किया। मैत्री ऊर्जा संयंत्र क्या है? ये जो है 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। रूपसा रेल पुल जो है बांग्लादेश के मोंगला पत्तन को खुलना से जोड़ता है। इसकी लंबाई 5.13 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई 131.57 किलोमीटर है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने लगभग जो मतलब 20 पेज मैंने पहले आपको कवर कराए थे और उससे अगले 20 पेज इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किए हैं। इस तरह से लगभग 40 से अधिक पेज जो हैं आपकी घटना चक्र आई दृष्टि के, वो अब तक हमने कवर कर लिए हैं और शाम तक आपको इसका एक और पार्ट जो है मैं यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। 5 से 6 दिन में आपका पूरा का पूरा घटना चक्र आई दृष्टि का रिवीजन हो जाएगा। और मैंने फिर से आपसे ये कहना है कि आप बुक ज़रूर खरीदें। ऐसा ना करें कि बुक ही ना खरीदें, बुक ज़रूर खरीदें। बुक अगर खरीदेंगे तो उससे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन बुक आपके सामने रखी हो और मैं आपको यहाँ से चीज़ें बोल कर सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो कहीं न कहीं चीज़ें आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है यहाँ से और बुक ज़रूर लेना है। अगर आप पहले से अपने आप ही पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरअसल मेरा मानना ये है कि हम लोग बुक खरीद लेते हैं लेकिन उसको शुरू से लेकर के एंड तक ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है।
चीज़ें वही हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको यहाँ से अलग से नहीं बता रहा हूँ, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो बुक में हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप अगने अपने पास में अगर बुक रख कर के बैठे हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम की डेट भी आ जाए और बुक आपके पास रखी ही रहे, आप उसको पढ़ भी ना पाएँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये आपको थोड़ा-सा यहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि आप बुक को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।